चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत। सीएम धामी ने रोड शो के जरिए झोंकी ताकत। हजारों कार्यकर्ता हुए रोड शो में शामिल। राज्यसभा चुनाव के लिए आज से होगा नामांकन। 31 मई तक कराए जा सकेंगे नामांकन। उत्तराखंड की एक सीट के लिए होना है चुनाव। आम आदमी पार्टी छोड़कर आज भाजपा में शामिल होंगे कर्नल अजय कोठियाल। आप पार्टी का सीएम पद का चेहरा रहे हैं कोठियाल। बद्रीनाथ जा रही यात्रियों को गोचर में रोकने से होटल कारोबारियों में नाराजगी। कहा यात्रा सीजन होने के बावजूद भी खाली पड़े हैं होटल। पहाड़ों में हो रही भारी बारिश से यात्रा पर पड़ रहा असर। कई जगह मार्ग बाधित, जगह जगह सुरक्षित स्थान पर रोके गए 4 धाम यात्री। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे, आपके साथ खबरें उत्तराखंड की। चंपावत उपचुनाव में जीत की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत के टनकपुर पहुंचे और गाजे बाजे के साथ रोड शो निकाला। इस दौरान सैकड़ों हजारों की संख्या में उपस्थित भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक सीएम के रोड शो में शामिल हुए। और अब आपको उत्तराखंड का वेदर अपडेट बताते हैं। उत्तराखंड में बीते 2 दिनों से मौसम का मिजाज बदल गया है, जिससे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भीषण गर्मी से निजात तो मिली, वहीं पहाड़ों की बात करें तो ऊंचे इलाकों में मौसम में बदलाव से ठंड भी बढ़ गई। कई स्थानों पर मार्ग बाधित हो गए, जिससे 4 धाम में भी कई जगहों पर यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोकना पड़ा। हालांकि इससे कोई जनहानि ना हो। और मौसम विभाग की अगर हम माने तो उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों में 23 और 24 मई को भी बारिश ओलावृष्टि हो सकती है, जिससे तापमान में भारी गिरावट आ सकती है। साथ ही मैदानी इलाकों में भी बारिश ओलावृष्टि और 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने की संभावना है, जिसमें पेड़ उखड़ने का खतरा भी बना रहता है। इसके लिए उन्होंने आंधी तूफान के दौरान एहतियात बरतने की बात कही। साथ ही पहाड़ी इलाकों में यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को भी ठंड से बचने की सलाह मौसम विभाग ने दी है। पिछले 24 आवर्स में जो है अच्छी बारिश जो है प्रदेश में मिली है। ज़्यादातर जगहों में मिली है हल्की से मध्यम बारिश। पूरे प्रदेश में ही ज़्यादातर जगहों में जो है हल्की से मध्यम बारिश जो आज भी वो मिलेगी। तो ये 2 दिन है जिसमें कि थोड़ी एक्टिविटी कंटिन्यू करेंगी, क्योंकि जो एक्टिविटी 1 आध घंटा ही किसी लोकेशन पे चलती है, उसके बाद ख़त्म हो जाती है, आगे को निकल जाती है। तो अपने जो तैयारी है उसके साथ जाएं, जिससे जो है ठंड से बचा जा सके। तो कल तक इसी तरह एक्टिविटी है। परसों से मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा और फिर आगे करीब करीब 1 वीक जो है जो मौसम है वो करीब करीब साफ रहने वाला है। और इस खबर पर हमारे साथ प्रिंसिपल करेस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट जुड़ चुके हैं। कैलाश, आपसे जानना चाहूंगा कि बारिश तो हो रही है और जहां गर्मी से राहत तो है, लेकिन 4 धाम यात्रियों के लिए तो ये आफत की बारिश बन गई है कहीं ना कहीं, अगर देखें तो। बिल्कुल विवेक, देखिए जिस तरीके से बारिश की बात करूं तो बारिश इस वक्त काफी तेज हो रही है और मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान लगाया था 21 तारीख से लगातार ये बारिश हो रही है। पहले येलो अलर्ट जारी किया गया, उसके बाद 23 और 24 तारीख की बात करें, यानी आज की बात करूं तो आज सुबह से ही कंटिन्यू यहाँ पर बारिश है। मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों में लगातार ये बारिश हो रही है, जिससे मैदानों में तो लोगों को राहत जरूर मिल रही है, लेकिन पहाड़ी इलाकों की बात करें, पहाड़ी इलाकों में हालात सामान्य नहीं है। 4 धाम यात्रा पर विवेक इसका बहुत ज्यादा असर यहाँ पर पड़ रहा है। और जिस तरीके से अगर बात की जाए यात्रा की, तो यात्रा पहले कल तक सिर्फ केदारनाथ के यात्रियों को यहाँ पर रोका गया था, लेकिन अब जो खबरें आ रही है वो ये है कि प्रशासन द्वारा यहाँ पर जो चारों जो धाम है, चारों धामों में यात्रियों को जगह जगह रोका जा रहा है ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, जिसके चलते जो यात्री हैं, यात्रियों में भले ही यहाँ पर रोष है, लेकिन सरकार किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरतना चाह रही है।
सरकार जो भी एडवाइजरी यहाँ पर सरकार ने जारी की है उसी के तहत तमाम अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और लगातार यहाँ पर प्रयास हो रहा है कि कोई भी यहाँ पर अनहोनी ना हो बारिश से, ये लगातार प्रयास हो रहे हैं। जी बिल्कुल कैलाश जी, प्रशासन शासन अपनी ओर से पूरे तमाम कार्रवाई भी कर रहा है और साथ ही साथ लोगों को हिदायत भी दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए अब खबर देहरादून से। आम आदमी पार्टी पदाधिकारियों ने कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स को अपना समर्थन दिया। एकता विहार पहुंचकर ज्योत सिंह बिष्ट ने सभी वर्कर्स की मांगों को जायज बताते हुए सरकार पर हमला किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार अहंकारी सरकार है जो लगातार बेरोजगारों के उत्पीड़न पर आमादा है। उन्होंने आगे कहा कि कैबिनेट से बेरोजगारों को कई उम्मीदें थी, लेकिन सरकार ने कैबिनेट में कोई फैसला नहीं लिया, जिससे तमाम फ्रंटलाइन वर्कर्स में रोष है। बिष्ट ने आगे कहा कि अब ये बेरोजगार अकेले नहीं हैं, आप पार्टी का हर कार्यकर्ता इन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। तो देहरादून की ये तस्वीरें हैं। आम आदमी पार्टी ने कोरोना वॉरियर्स को समर्थन दिया है। हाल ही में आम आदमी पार्टी से किनारा कर चुके कर्नल अजय कोठियाल आज अपनी टीम के साथ भाजपा का दामन थामने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में कर्नल अजय कोठियाल अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल होंगे। हालांकि अभी ना तो बीजेपी की तरफ से और ना ही कर्नल अजय कोठियाल की तरफ से इस संबंध में कोई जानकारी साझा की गई है। आपको बता दें, कर्नल अजय कोठियाल उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी से मुख्यमंत्री पद का चेहरा थे। 18 मई 2022 को कर्नल कोठियाल ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। कर्नल कोठियाल ने इसको लेकर ट्वीट भी किया था। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था कि ये त्यागपत्र वो पूर्व सैनिकों, पूर्व अर्धसैनिकों, बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं और बुद्धिजीवियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए दे रहे हैं। और ये जानकारी मिल रही है कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में, मौजूदगी में वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, ना तो कर्नल अजय कोठियाल की ओर से आधिकारिक पुष्टि हुई है और ना ही बीजेपी खेमे की ओर से इसको लेकर आधिकारिक पुष्टि हुई है। लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि कर्नल अजय कोठियाल आज बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। हमारे साथ प्रिंसिपल करेस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट इस खबर पर जुड़ चुके हैं। कैलाश जी, ये तो समझ में आ रहा है कि बीजेपी का दामन थामेंगे, लेकिन कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से ये लगातार ये खबरें सुर्खियों में छाई रही कि कर्नल कोठियाल बीजेपी का दामन थामेंगे, हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है ना बीजेपी द्वारा यहाँ पर। हालांकि कल देर रात को यहाँ पर कर्नल अजय कोठियाल की टीम से कुछ मैसेज जरूर यहाँ पर दिए गए हैं मीडिया को कि आज वो 3 बजे दोपहर में आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामेंगे। लेकिन जहां तक रही बात मुख्यमंत्री की है, तो मुख्यमंत्री टनकपुर में है, उनका आज प्रस्तावित कार्यक्रम है देहरादून में, लेकिन मौसम से इतनी खराब है तो जाहिर सी बात है कि इस बात की पुष्टि नहीं है कि मुख्यमंत्री की अगुवाई में वो पार्टी का दामन थामेंगे। और यहाँ पर कौन कौन पार्टी में शामिल होगा बीजेपी में, ये भी अभी चलकर सामने नहीं आई है बात, क्योंकि भूपेश उपाध्याय जो थे कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष थे आम आदमी पार्टी के, उन्होंने पार्टी को छोड़ा था। उनके साथ साथ 12 से 13 ऐसे लोग थे जिनको उम्मीदवार कर्नल कोठियाल के कहने पर आम आदमी पार्टी ने बनाया था। कर्नल कोठियाल ने ही उनको टिकट दिलवाए थे, उनकी भी यहाँ पर संभावनाएं जताई जा रही है। लेकिन कितने लोग एग्जैक्ट बीजेपी का दामन थामते हैं, इसकी पुष्टि अभी ना तो बीजेपी के द्वारा की गई है, ना ही आम आदमी पार्टी के जो पूर्व प्रत्याशी रहे हैं कर्नल कोठियाल, उनके द्वारा की गई। कैलाश, एक अहम बात ये भी है कि कर्नल अजय कोठियाल बहुत साफ छवि है, उत्तराखंड के पहाड़ी लोगों से बहुत इनका रिश्ता भी जुड़ा हुआ है। कई ऐसे न केवल रेस्क्यू की अगर हम बात करें या जनसेवा की बात करें उसमें वे शामिल थे। तो
क्या बीजेपी में जाने से इनकी छवि का फायदा मिलेगा, या हम धामी सरकार की बात कर लें उनको या बीजेपी को? देखिए विवेक, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि इस वक्त बीजेपी का दामन थामना, इससे ना तो कर्नल अजय कोठियाल को ज्यादा फायदा होगा, ना ही बीजेपी को ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि इस वक्त अगर बीजेपी को हम देखें तो अमूमन जितने भी बड़े नेता हैं वो कांग्रेस के नेता रहे हों, वो बीजेपी का दामन पहले ही थाम चुके हैं। यानी बीजेपी में जो नेताओं की जो लिस्ट है वो बहुत ज्यादा लंबी है। और यहाँ पर जिस तरीके से अगर जहां तक बात की जाए कर्नल कोठियाल की, कर्नल कोठियाल जब सीएम का चेहरा थे आम आदमी पार्टी का, वो तब अगर आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाते तब उनका ज्यादा फायदा होता। लेकिन अभी जो हालात हैं, हालात कुछ भी स्पष्ट नहीं है। उनका वहां जाने का उद्देश्य क्या है, उनका राजनीतिक पार्टी वो क्या अपनी राजनीतिक पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, या फिर क्योंकि जिस तरीके से वो समाज सेवा के लिए जाने जाते हैं विवेक, क्योंकि यूथ फाउंडेशन नाम से उनके कैंप पिछले कई वर्षों से चल रहे हैं, जिसमें 10,000 से 12,000 तक जो अभी तक युवा हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है मुफ्त में, और उनको सेना के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। और जाहिर तौर पर कई ऐसे युवा भी हैं जो उनके कैंपों से निकलकर उन लोगों को आज वो सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो कर्नल कोठियाल का बीजेपी में जाना, क्या उनका राजनीतिक अपना क्या लाभ है, ये तो कर्नल कोठियाल ही ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। लेकिन जहां तक सवाल लिस्ट का मैंने आपसे जिक्र किया, तो बीजेपी में नेताओं की लिस्ट बहुत ज्यादा है, और ये भी अभी ये कंफर्म नहीं है कि अगर वो बीजेपी में जाते हैं तो बीजेपी उनको कौन सी जिम्मेदारी देती है विवेक। ये अहम बात है। एक सवाल और जरूर मैं करना चाहूंगा, चूंकि आम आदमी पार्टी छोड़कर ही आए हैं ये, और आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद का चेहरा थे, क्या कारण लगता है? क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था और IND24 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि 300 से ज्यादा पदाधिकारी आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ चुके हैं, यानी कि उसमें संस्थापक सदस्य तक शामिल हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में, ठीक है आपकी एक भी सीट नहीं आई, इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि ये तमाम लोग धीरे धीरे आम आदमी पार्टी से किनारा कर रहे हैं? देखिए विवेक, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि यहाँ पर अगर कर्नल अजय कोठियाल की बात की जाए तो कर्नल अजय कोठियाल पर आम आदमी पार्टी ने आंख बंद करके भरोसा जताया। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं और इनके जो मुख्य संरक्षक हैं आम आदमी पार्टी के, अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कर्नल अजय कोठियाल की छवि को देखते हुए ही उन्हें मुख्यमंत्री का प्रत्याशी घोषित किया था, जिसके बाद से कहीं ना कहीं कुछ नाराजगी जरूर थी। और अन्य पार्टी के जो नेता थे, जो बड़े बड़े नेता थे जिनका मन था आम आदमी पार्टी में आने का, उन्होंने उन पर रोक लग गई। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने उनका पूरा भरोसा जताया। और जहां तक रही बात यहाँ पर कर्नल कोठियाल की नाराजगी इस बात से भी देखी जा सकती है कि जो सूत्र बताते हैं कि दिल्ली जाकर उन्होंने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की, वहां पर उन्होंने जो प्रदेश प्रभारी हैं उनकी यहाँ पर जो शिकायतें थी वो यहाँ पर की हैं, ये जो सूत्र हमको बता रहे हैं। उसके अलावा जब पूछा गया था उनसे प्रदेश अध्यक्ष को लेकर, तो उन्होंने अपनी हामी भरी थी दीपक बाली के नाम पर कि वो सहमत हैं। लेकिन जब हामी भरने के बाद देहरादून आते हैं, उसके बाद पार्टी दफ्तर से किनारा कर लेते हैं, तो इसके क्या मायने निकाले जाए? इसके मायने यही है कि उनकी इच्छा थी कि वो प्रदेश अध्यक्ष बने, उनकी इच्छा थी कि उनको पार्टी यहाँ पर एक बार दोबारा से सम्मान दे। तो ये वो तमाम बातें हैं जो निकलकर सामने आई थी। लेकिन जब कर्नल कोठियाल से पूछा गया था, खासतौर पर पार्टी जो 300 से ज्यादा जो लोग जिनका जिक्र लगातार बार बार मीडिया में आ भी रहा है कि 300 से ज्यादा लोगों ने पार्टी छोड़ी, तो इस बारे में हमने जो आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश संगठन समन्वयक हैं ज्योति सिंह बिष्ट, उनसे हमारी बातचीत हुई थी। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जो 300 से ज्यादा जो लोग आम आदमी पार्टी छोड़ कर गए हैं, ये आम आदमी पार्टी का हिस्सा कभी थे ही नहीं। महज 14 से 15 उस लिस्ट में ऐसे नाम थे जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे, जिनमें कार्यकारी अध्यक्ष भूपेश उपाध्याय थे, जिनमें पूर्व प्रवक्ता नवीन पटसारी थे, और वो सदस्य थे जिन्होंने चुनाव लड़ा आम आदमी पार्टी के टिकट पर, वही लोग थे। बाकी जितने भी नाम थे वो तमाम लोग सैनिक प्रकोष्ठ से जुड़े हुए लोग थे, जिनको कर्नल कोठियाल ने खुद रखा था और खुद ही वो कब छोड़कर चले गए। तो ये स्पष्ट यहाँ पर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी साफ तौर पर कह चुकी है कि अगर हमारे कार्यकर्ता होते तो उस लिस्ट में उनका नाम होता, लेकिन लिस्ट में उन लोगों का नाम नहीं है। ये बहुत अहम बात आपने कही। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कैलाश आपका। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत के नरियार गांव पहुंचे। बता दें, खराब मौसम और क्षेत्र में हो रही भारी बारिश के बीच सड़क मार्ग से सीएम यहां पहुंचे थे।
पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार हेली मार्ग द्वारा सीएम को सभा स्थल पर पहुंचना था। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत किया। सीएम धामी ने कहा कि संबोधन के समय मुख्यमंत्री धामी ने क्षेत्र में हो रही भारी वर्षा के बावजूद उनका इंतजार करने के लिए स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं और क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंपावत में विकास की अपार संभावना है और जल्द ही हम उन पर काम शुरू कर देंगे। कितना भी खराब क्यों हो, मैं सड़क मार्ग से आऊं या पैदल आऊं, मैं बीच में अवश्य पहुंचूंगा। आप सबके बीच में पहुंचकर मैं अभिभूत हूं। मैं देख रहा हूं इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें यहाँ पर आई हैं। मैं आभारी हूं आप सब लोगों का कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल नगर इकाई में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अनूप भाटिया के मेडिकल स्टोर पर छापा पड़ा। भाटिया के साथ ही साथ कई मेडिकल स्टोरों पर जिला औषधि निरीक्षक ने लाल कुआं छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान कई दवाइयों का निरीक्षण भी किया गया। इस दौरान दवाइयों के रखरखाव और एक्सपायरी डेट की दवाइयों की भी जानकारी जुटाई गई। इसके साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की हिदायत भी दी गई। वहीं 3 दवाइयों के सैंपल एकत्र करते हुए जांच के लिए लैब भेजे गए। टीम द्वारा जो लाल कुआं आपका क्षेत्र है, यहाँ मेडिकल स्टोर की चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान हमारे द्वारा मेडिकल स्टोरों में सीसीटीवी कैमरे की उपलब्धता, एक्सपायरी बॉक्स की मेंटेन तथा जो नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग्स हैं उनका रखरखाव और उनकी क्रय विक्रय में इंस्पेक्शन किया गया और 3 जो नमूने लिए गए जिसे टेस्ट हेतु सरकारी लैब भेजा जाएगा। चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी का प्रचार करने चंपावत के टनकपुर पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने एक पीसी की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए शासन की शक्ति का दुरुपयोग करने के आरोप लगाए। उन्होंने इसे लेकर चुनाव आयोग से शिकायत करने की बात कही। रावत ने कहा कि भाजपा को सत्ता का घमंड हो गया है। उत्तराखंड में गोरिल से ऊपर कोई विराजमान नहीं होता। भाजपा का घमंड भी जल्द ही चकनाचूर होगा। कहा जा रहा है कि बिल्कुल हम कहीं है ही नहीं, कांग्रेस सब खत्म, केवल भाजपा ही भाजपा है। तो ये जो अहंकार है सत्ता, वो अहंकार लोकतंत्र के लिए, उत्तराखंड के लोकतंत्र के लिए, लोकशाही के लिए अच्छा नहीं। और चंपावत की धरती मांगने की धरती है। यहाँ कोई अहंकारी बन करके नहीं आ सकता है, राजा बन करके नहीं आ सकता है, क्योंकि जो यहाँ का राजा है वो सारे उत्तराखंड का राजा है। हमारी मान्य परंपरा है कि गुड़िया के आगे कोई व्यक्ति जो है ऊंचे स्थान पर नहीं बैठता है, उसके सामने हर कोई अपना सर झुकाता है। चंपावत के टनकपुर बाजार उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी के समर्थन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने पदयात्रा कर प्रचार किया। इस मौके पर पूर्व विधायक हिमेश खरकवाल, कालाडूंगी के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी महेश शर्मा, डीबी चंद और संगठन महामंत्री मथुरा दत्त जोशी सहित कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी और अन्य कार्यकर्ता शामिल रहे। राजस्थान के जोधपुर में हनी ट्रैप के आरोप का शिकार हुए आर्मी के जवान की गिरफ्तारी के बाद से उनके घर में माहौल सुनसान पड़ा हुआ है। आपको बता दें कि राजस्थान में इंटेलिजेंस को एक आर्मी के जवान के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लगातार संपर्क में रहने की सूचना मिल रही थी, जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से सूचनाओं को लीक कर रहा था। इसलिए आर्मी जवान गिरफ्तार किया गया। वहीं बेटे की गिरफ्तारी के बाद से प्रदीप के बुजुर्ग माता पिता सदमे में हैं।
केदारनाथ धाम में 2 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। पैदल चढ़ाई चढ़ने के बाद धाम पहुंच रहे श्रद्धालुओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। धाम में हर दिन दोपहर बाद मौसम खराब हो जाता है और कपकपाती ठंड में श्रद्धालुओं का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है और सही समय पर इलाज नहीं मिलने से उनकी मौत हो रही है। अब तक केदारनाथ यात्रा के दौरान 28 यात्रियों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड के देवाल विकासखंड के ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर दर्शन दानू के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम ने चौएल की देवसारी, बेराधार और सवाड़ मार्ग का निरीक्षण किया। इस टीम में पीएमजीएसवाई, राजस्व और खंड विकास कार्यालय के अधिकारी शामिल रहे। निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने मोटर मार्ग निर्माण के बाद मुआवजा वितरण में हो रही देरी, डामरीकरण में अनियमितता सहित अन्य शिकायतें की, जिनका निराकरण करने के निर्देश डॉक्टर दर्शन दानू ने अधिकारियों को दिए। हमारे जब मोटर मार्ग का निर्माण होता है तो जगह जगह हमारे पास डंपिंग जोन की व्यवस्था होती है और हम डंपिंग जोन में ही हमारे द्वारा मलबे का निस्तारण किया जाता है। आप जो कह रहे हैं कि जो सड़कें इसमें डीएलपी में चल रही है, मेंटेनेंस में है, तो हमारा पूर्ण प्रयास रहता है कि सड़क मार्ग को हम सुचारू रखें। पैच संबंधित जो समस्याएं होती है उसको लगातार हमारे द्वारा पूर्ण किया जाता है। और क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है, निश्चित रूप से कुछ समस्याएं थोड़ी बहुत आती है यहाँ पर। जहाँ पर पीएमजीएसवाई की सड़कें हैं, कई जगहों पर अनियमितताएं हैं और इसके लिए हमने उसी दिन पीएमजीएसवाई के जो अधिकारी वहाँ पर थे उनसे कहा था कि आप समय दीजिए और हम आपके साथ एक संयुक्त रूप से निरीक्षण करना चाहते हैं। हमने डिपार्टमेंट को कहा कि उसका शीघ्र वो निस्तारण करेंगे। तराई पूर्वी वन प्रभाग की गोला रेंज टीम ने लगातार अवैध खनन और लकड़ी तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वन विभाग की टीम ने पिछले 5 महीने में 78 मामले दर्ज कर 23 लाख से अधिक जुर्माना वसूल किया है, जिनमें 12 वाहन राज्य संपत्ति घोषित किए गए। वहीं गोला रेंज के वन क्षेत्राधिकारी आरपी जोशी ने बताया है कि डीएफओ के निर्देशन में गोला रेंज की वन विभाग टीम द्वारा अवैध खनन और अवैध लकड़ी तस्करों के खिलाफ अभियान जारी है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा पिछले 5 महीनों में 78 मामले पकड़े गए, जिनमें से 23 लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है। आसपास के क्षेत्रों से जो अवैध खनन कार्य होता है उसको हमने पकड़ा है। लगभग 78 केस मैंने इस साल पकड़े हैं, जिसमें से 12 गाड़ियां राजसात हो चुकी हैं और शेष में जुर्माना जमा किया है। करीब 23 लाख रुपए गाड़ियों से मात्र प्रतिकर लिया गया है। तो इस प्रकार अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई की है, जिसका परिणाम है कि अवैध खनन की संख्या दिन प्रतिदिन न्यून होती जा रही है। और इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता मुन्ना अंसारी जुड़ चुके हैं। मुन्ना, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं, हालांकि वन क्षेत्राधिकारी दावा कर रहे हैं कि 78 से ज्यादा मामले दर्ज किए हैं उन्होंने। जी ये हम बताना चाहेंगे, तराई पूर्वी वन प्रभाग की गोला रेंज टीम के द्वारा लंबे समय से अभियान चलाया जा रहा है और ये अभियान लगातार चल रहा है। तो इसमें जो 5 महीनों में जो मामले जो दर्ज किए गए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं कि इसमें 78 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें अवैध खनन से के साथ ही लकड़ी तस्करों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। और इसमें जो है भारी जुर्माना वसूल करते हुए 23 लाख रुपए की इसमें राजस्व वसूली की गई है, जुर्माना वसूला गया है जो कि, और इसमें साथ ही इसमें बताना चाहेंगे जो 12 वाहन है राज्य संपत्ति घोषित कर दिए गए हैं। साथ ही इसमें जो जुर्माने के साथ ही इन पे कड़ी कार्रवाई की जा रही है और लगातार इनके जो क्षेत्र है गोला रेंज की टीम का जितना भी क्षेत्र है उसमें पूरी तरीके से जो है टीमें बनाकर अलग अलग गठित करते हुए बिल्कुल अभियान चलाया जा रहा है और लगातार इससे जो तस्कर हैं उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई की जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल के लिए देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।